हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज की डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से तैयार की गई है। यह डिक्टेशन कोर्ट्स एग्ज़ाम को देखते हुए तैयार की गई है और एसएससी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है यह डिक्टेशन। तो इन डिक्टेशंस को बहुत ही ध्यान से कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भविष्य में ऐसी डिक्टेशन और भी प्राप्त होती रहें। डिक्टेशन प्रारंभ होने में अंतिम 5 सेकेंड। 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। यह निष्कर्ष की उच्चतम न्यायालय अचानक सक्रिय हुआ है, सच्चाई से दूर ले जाता है, क्योंकि न्यायालय कोई रातों रात सक्रिय होने वाली जगह नहीं है। श्री रेड्डी के समय से ही सामाजिक न्याय के अंतर्गत तकनीकी न्याय व्यवस्था को छोड़कर न्याय को किस तरह से सर्वसुलभ बनाया जाए इत्यादि मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय सक्रिय हो उठा था। मैं उस समय गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर था। अपने उस कार्यकाल के दौरान मुझसे कुछ कामगारों ने पत्र लिखकर शिकायत की थी कि उन्हें मजदूरी के दौरान महज 2 रुपए मिलते हैं। मैंने उन पत्रों को रिट याचिका मानकर सरकार को यह आदेश दिया था कि मजदूरों को न्यूनतम 20 रुपए मजदूरी दी जाए। पैरा। इसके बाद दूसरी पद्धति जो बाद में विकसित हुई थी उसके बारे में श्री रेड्डी का कहना था कि हमें आंख खोलकर न्याय करना चाहिए। आज जो दुर्बल, गरीब और साधनहीन असहाय व्यक्ति हैं, उन्हें न्याय प्रणाली के अंदर व्यापक और सामाजिक न्याय दिलाने का हमें प्रयास करना चाहिए। एक मजदूर अच्छा वकील कर पाने की स्थिति में नहीं होता है। उसके पास पर्याप्त आर्थिक साधन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में उसे न्याय के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह तभी संभव होगा जब उसे व्यापक न्याय के सिद्धांत के तहत लाया जाए। यहाँ यह कहना मुनासिब नहीं होगा कि न्यायिक व्यवस्था में आई सक्रियता से इस तरह की विचारधारा को मजबूती मिली है। वहीं इस सक्रियता के कारण जो कार्य व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को करना चाहिए वह कार्य न्यायपालिका को करना पड़ रहा है। अब सवाल है कि यह काम न्यायपालिका को करना चाहिए अथवा नहीं। न्यायपालिका का कार्य न्याय दिलाना है, ना कि कानून बनाना। कानून बनाने का कार्य विधायिका का है। उसका पालन करवाने का तथा पहले से बने कानूनों को लागू करवाने का कार्य न्यायपालिका का है। कभी कभी अति सक्रियता की वजह से न्यायिक सीमाओं का उल्लंघन हो जाता है। बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत 4 राज्यों की सरकारें बर्खास्त की जा चुकी थी। जब यह मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंचा तो उसने 4 राज्यों की सरकार को बर्खास्त करने का निर्णय उचित ठहराया।
जबकि धर्मनिरपेक्षता के विषय में कुछ भी कहने से उसने इनकार कर दिया, जिससे न्यायिक संतुलन डामाडोल होता नजर पाया। ऐसा नहीं कि यह सब जानबूझकर किया गया है, जबकि सच तो यह है कि ऐसा अनजाने में ही हुआ है। ऐसा लगता है कि 4 राज्यों की सरकारों की बर्खास्तगी के मामले में संबंधित विषय के हर बिंदु को न्याय के कांटे पर रखकर नहीं आंका गया और मामले को सामान्य नजरिए से निपटा दिया गया, जबकि जनता को न्यायपालिका से इस तरह की अपेक्षा नहीं थी। धन्यवाद स्टूडेंट्स। डिक्टेशन यदि आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।